हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। इसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 9 दैट वाज डिफरेंशियल इक्वेशन उसके मिसले एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो आज एक्सरसाइज 10.1 में देखते हैं क्या है। इसके थ्योरी पार्ट में क्या इसने बोला, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, सम बेसिक कंसेप्ट है आपका। उसके बाद एक पोजीशन वेक्टर है, फिर डायरेक्शन कोसाइन है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर है। इतना ही इसमें थ्योरी पार्ट है। तो देखते हैं इस वेक्टर अलजेब्रा में। सबसे पहले इस वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर टर्म को हम लोग समझने वाले हैं। तो दिस इज वेक्टर, चैप्टर का नाम क्या है आपका, वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। सबसे पहले इस वेक्टर टर्म को पढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो कोई बोलता है 5 फीट है, कोई बोलता है 5 फीट 2 इंच, कोई बोलता है 5 फीट 6 इंच, कोई बोलता है 6 फीट, कोई बोलता है 6 फीट 2 इंच। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट अगर किसी ने पूछा और आपने बोला कि हाइट हमारी 6 फीट है, ओके। और किसी ने पूछा कि आपका स्कूल कहाँ पे है, तो आप बोलते हो कि 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो सामने वाला कंफ्यूज होता है 5 किलोमीटर किधर जाना है, तो आप क्या बोलते हो कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या हुआ, सामने वाले क्लियर हुआ कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो 5 किलोमीटर मूव करेगा तो तुम्हारे स्कूल वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक मैग्नीट्यूड दिया 5 किलोमीटर, इसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी दे दिया, और यहाँ पे क्या 6 फीट, हाइट क्या 6 फीट। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या दिया है, एक मैग्नीट्यूड दिया है। तो क्वांटिटी भी 2 टाइप से होता है। एक क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दूसरे क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो इसमें क्या हो गया, 6 फीट में हमने क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है ओनली, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या था 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी दिया है, ओके। कि 5 किलोमीटर तो है, इसके अलावा इसका डायरेक्शन भी अपने को यहाँ पर लेना पड़ेगा। ऐसे कुछ और भी क्वांटिटी है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ये सब क्वांटिटी, जैसे कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, उसके बाद टेम्परेचर, या फिर कोई आपसे अगर एज जैसे पूछा, हाइट पूछा तो एज भी। इन सब में क्या जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मास 4 kg, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, स्पीड इतना स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, एज इतना ईयर। इसमें क्या सिर्फ एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें आपका वेलोसिटी आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको 4 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा वेलोसिटी में। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन में देखो, इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में आप किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हो। वैसे ही फोर्स होगा, फोर्स में अपने को क्या करना है कि ये बताना रहता है कितना न्यूटन फोर्स आप लगाएंगे किस डायरेक्शन में, ठीक। जैसे आप अगर मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, अपने टीम को बॉल पास करना चाहते हो, फुटबॉल को पास करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने टीम के जो मेंबर है वो किस डायरेक्शन में खड़ा है वो, और आपको कितना फोर्स लगाएंगे ताकि वो उस डायरेक्शन में ही जाए और उसके पास पहुंच जाए। अगर आप किसी और डायरेक्शन में कुछ
आपने मैग्नीट्यूड से लगा दिया तो वो कहीं और चला जाएगा। आपके फ्रेंड, आपके जो टीम के मेंबर है वहां तक अगर आपको भेजना है तो आप क्या करोगे, उसी डायरेक्शन में भेजोगे और उतना फोर्स लगाओगे कि वो वहां तक पहुंच जाए। तो इसमें क्या हो गया आपको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एज, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं, इस टाइप की क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाती है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो आज मेनली अपने को इस वेक्टर अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले इन सबका डिफिनेशन देख लेते हैं। स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर क्या होता है? ए क्वांटिटी, a quantity is called scalar if it has only magnitude. If it has only magnitude, जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड। नेक्स्ट है वेक्टर। इसमें क्या बोलेंगे, ए क्वांटिटी is called vector if it has magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इट मींस दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर क्वांटिटी की किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट मींस इट हैज स्केलर। स्केलर का एग्जांपल है मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एज। और वेक्टर के एग्जांपल हो गए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ओके, तो ये मेनली क्वांटिटी में दो क्वांटिटी आपके हो गए, स्केलर एंड वेक्टर, दोनों के डिफिनेशन। स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं। अपने को सिर्फ आज वेक्टर के बारे में पढ़ना है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है। क्या बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर के बारे में? तो देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट क्या बोल रहा है इसमें। सम बेसिक कंसेप्ट्स कि अगर आपके पास एक लाइन है, प्लेन में या स्पेस, कहीं भी ले लो, 3D स्पेस ले लो या एक प्लेन ले लो। मान लो हमने ये एक लाइन लिया, ठीक है। इस लाइन के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक आप ये डायरेक्शन बोलेंगे, दूसरा ये डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। किसी भी लाइन के दो डायरेक्शन, या तो इधर या फिर इस साइड। अगर आप इसी लाइन में से कोई एक, ये जो लाइन है इसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहे हो, जैसे ये देखो हमने बोला ये लाइन, या फिर इसी लाइन में बोला कि ये डायरेक्शन, तो इनको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब एक लाइन जिसका कोई एक डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्टेड लाइन। अब अगर वही एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, और हमने ऐसे बोला एक लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट फिक्स रहता है। लाइन में क्या होता है, कोई भी फिक्स, किसी तरह डायरेक्शन इसका पॉइंट फिक्स नहीं, वो इधर भी बढ़ता जाएगा इधर भी बढ़ता जाएगा। एक लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। लाइन इसका दोनों पॉइंट फिक्स होता है, उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसमें भी हमने एक डायरेक्शन दे दिया, तो इसको बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट।
क्योंकि इसमें भी एक डायरेक्शन गिवन है। दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, इसमें डायरेक्शन दे दिया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी वेक्टर। ठीक है, इसमें डायरेक्शन दे दिया इस लाइन सेगमेंट को ए बी, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर, ए बी उसके ऊपर एरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी होगा उसमें डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। तो ये लाइन सेगमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो यहां पर इस ए को क्या बोलोगे, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। वैसे ही ये पॉइंट लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये फिनिश हो रहा है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो इसमें दो टर्म आ गए, एक आगे इनिशियल पॉइंट, दूसरा है टर्मिनल पॉइंट। जहां से ये लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ दैट इज इनिशियल पॉइंट, और जहां पर कंप्लीट हुआ दैट इज टर्मिनल पॉइंट। अब अगर ये जो ए बी वेक्टर, इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड बोलेगा तो आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट तो ऐसे करेंगे ए बी, उसके ऊपर एरो, ए से लेके बी तक अगर जा रहा है, डायरेक्शन उसका है ए से बी तक, तो ए बी और एरो लगा देना इस साइड, इस टाइप का। अब अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड बोलता है तो आप क्या करोगे, ये ए बी वेक्टर पूरा लिखोगे और उस पर क्या करोगे, दोनों साइड ऐसे मॉड लगा, दो लाइन खींच दिया, दिस इज ए बी मॉड। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये ए बी वेक्टर, इसका फिजिकल मीनिंग देखो तो ये क्या बोलेगा, इस ए बी जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका ये कितना लेंथ होगा। ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। अब इसमें अगर और थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब इसमें एक है पोजीशन वेक्टर के बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। थोड़ा बहुत सबको आइडिया है पोजीशन वेक्टर के बारे में, देखते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपके पास मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लो जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब इस पे 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, इस पे कोई पॉइंट P है, ये एक्स वाई प्लेन पे नहीं है, कहीं भी 3D स्पेस में कहीं भी पॉइंट P है। अगर ये एक्स वाई जेड तीन इसमें एक्सिस है, 3D प्लेन की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अगर कोई ये बोला कि ओपी वेक्टर बताओ, ओपी वेक्टर बताओ, तो आप इसको कैसे बताओगे, ये रहा ओपी वेक्टर, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं कि हम इस वेक्टर की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओपी वेक्टर आप क्या बोलोगे, एक्स इस डायरेक्शन में है, एक्स आई कैप, और वाई एक्सिस की साइड वाई डायरेक्शन होगा, वाई जे कैप, और जेड साइड प्लस जेड के कैप। जैसे आप एक्स वाई प्लेन में एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हो वैसे ही। और अगर इस ओपी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब जरा देखो कि ये हमारा पॉइंट P है, ओपी वेक्टर मतलब क्या हो, इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस वही होता है मैग्नीट्यूड। अब जरा इसमें देखो
कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैसे आता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको कि 2D प्लेन में क्या करते थे, अगर ये एक्स वाई प्लेन रहता तो ये लेंथ एक्स ये लेंथ वाई पाइथागोरस लगा दिया। वैसे ही 3D में भी क्या करते हैं, पहले ये वाली लेंथ एक्स वाई प्लेन में लेंथ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, उसमें आप देख चुके होंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन नाम से क्या लग रहा होगा, डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या, कुछ डायरेक्शन होगा और कोसाइन कुछ कोसाइन एंगल कॉस एंगल वगैरह कुछ होगा, कॉस थीटा इस टाइप का कुछ होगा। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें वही काम करेंगे, 3D प्लेन जाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है। इस पे एक पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P है। अब इस OP वेक्टर, ठीक है, इधर डायरेक्शन है, OP वेक्टर आप बोल रहे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, इसका कोऑर्डिनेट आपका x y z, ठीक है। और मान लो इस OP वेक्टर की लेंथ r है, ठीक है। ये OP एक लाइन सेगमेंट है, यहां पर अगर दोनों पॉइंट फिक्स है तो एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल अल्फा बनाया, वाई एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा। थोड़ा 3D में देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। अब जरा देखो कि आप ऐसे थोड़ा समझ लो ये एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे होता है। कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस मान लो ऐसे, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपका लाइन सेगमेंट यहां पर है, ठीक है। लाइन सेगमेंट यहां पर है, तो क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है, तो ये जो लाइन सेगमेंट इसका इस एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा ऐसे, पी पॉइंट यहां पर है, कुछ एंगल बन रहा है, ये अल्फा है। और इस लाइन सेगमेंट का इस वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनेगा, दैट इज बीटा। और इस ओपी लाइन सेगमेंट का इस जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल यहां पर बनेगा, दैट इज गामा। ओके, तो यही इसने बोला है, अल्फा बीटा एंड गामा। अब जरा देखो ये जो एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और गामा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना है अल्फा बीटा एंड गामा, इनका कोसाइन वैल्यू ले लो। इनका कोसाइन वैल्यू ले लो, दैट इज कॉस अल्फा। फिर बीटा का भी कोसाइन वैल्यू लो, दिस इज कॉस बीटा। और गामा का भी कोसाइन वैल्यू ले लो, दिस इज कॉस गामा। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है या ओपी वेक्टर है, इसका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई पूछता है, इट मींस दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। एक्चुअली कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो क्या है, एल। कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस बीटा को एम से, एंड कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन। तो डायरेक्शन कोसाइन सिंपली लोग क्या बोलते हैं, एल कॉमा एम कॉमा एन। एल कॉमा एम कॉमा
ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हुआ। अब जरा ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एल एम एन, इसकी जरा वैल्यू के बारे में थोड़ा सोचते हैं, ये होगा कैसे। अभी जो था ये एक्स एक्सिस, ये ओ और ये पॉइंट पी। अभी जस्ट आपको बताया ये एक्चुअल में कैसे होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये ओपी। अगर आप ठीक से देखोगे ये ओपी, इस ओपी को, पी पॉइंट जो यहां पर है, इसको आप क्या करो, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो क्या होगा, ओ पी और यहां पर पॉइंट, ठीक है। मान लो ये पॉइंट आपका ए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया। अब जरा देखो इसमें से कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो अभी जो ट्रायंगल हमने देखा वो क्या था, ट्रायंगल, ठीक है, आपका ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, और ये रहा हमारा पी, ये ओ। तो ये एंगल अल्फा, ओपी का डिस्टेंस आर। अब जरा देखो, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस अगर पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स होगा। इसको एक्स एक्सिस बोलो, कंफ्यूज ना हो। तो यहां से क्या बोलोगे, कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी बाय एच। बी का मतलब क्या हो गया, ये एक्स अपॉन एच, ये हाइपोटेनस आर। और कॉस अल्फा को आप क्या बोलते हो, एल इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स बाय आर। इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू एल इंटू आर। अगर ऐसे ही आप क्या करो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ भी करोगे, तो वो सब क्या आएगा, कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई बाय आर। और कॉस बीटा को क्या बोलते हैं, एम, दिस इज वाई बाय आर। तो यहां से क्या बोलोगे, वाई इक्वल्स टू एम इंटू आर। सेम लॉजिक से अगर जेड एक्सिस के साथ करोगे, तो कॉस गामा, दिस इज जेड बाय आर, and cos gamma is n, so this is n equals to z by r. Now we can say z equals to n into r. इसका मतलब जो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, जो x, y, z था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था हमारा x, y, z, उसको आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, l r, m r, n r। अब ये क्या है, एल आर, एम आर और ये एन आर, इसके बारे में देखो। इसको एक अलग नाम दिया गया है, इस एल आर, एम आर, एन आर को अलग नाम दिया गया है, वो डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। क्या है डायरेक्शन रेशियो, तो ये देखो, डायरेक्शन रेशियो, इसमें क्या बोलता है, कोई रियल नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो ये एल आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एम आर इज प्रोपोर्शनल टू एम, एन आर इज प्रोपोर्शनल टू एन। एल आर, एम आर, एन आर नंबर जो एल और ये एम और ये एन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। उस डायरेक्शन रेशियो को ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू एन। ए बी सी कोई फिक्स नहीं है, इसमें आर की जगह 2r से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये ए बन जाएगा, यहाँ भी 2r से मल्टीप्लाई तो ये बी बन जाएगा, यहाँ भी 2r से मल्टीप्लाई किया तो ये सी बन जाएगा।
थोड़ा और क्लियर इसको करते हैं, ऐसे लिखो द नंबर रियल नंबर की बात करेंगे, द नंबर which are proportional to direction cosine, which are proportional to direction cosine, which are proportional to direction cosine, which are proportional to direction cosine are called direction ratio, are called direction ratio. And direction ratio and direction ratio are denoted by A, B, C respectively. ठीक है, A, B, C ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ए बी एंड सी। वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन आपका एल एम एन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, हालांकि 11th क्लास में ये सब चीज प्रूव कर दिया जाता है। वो ये है कि एल स्क्वायर जो डायरेक्शन रेशियो था, डायरेक्शन रेशियो नहीं एल सॉरी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। बट डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इज नॉट इक्वल्स टू 1 इन जनरल। ठीक है, अगर वो प्रोपोर्शनलिटी जैसे यहाँ पे लिखे ना आर की वैल्यू अगर 1 हो जाए ना इन सब में, तब ये इक्वल टू 1 होगा, बट जनरली आर की वैल्यू 1 नहीं होती है, इसलिए लिखा इन जनरल नॉट इक्वल टू 1। ये इक्वल होगा जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, वेक्टर में आपको डायरेक्शन कोसाइन देख लिया आपने, डायरेक्शन रेशियो देख लिया। अब मेनली इसमें जो काम का चीज है आपके इस एक्सरसाइज में, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं ये टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसमें वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। कोई ऐसा फिक्स टाइप नहीं है, बस कुछ वेक्टर के नाम गिवन है वो बताने अपने को। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन से वेक्टर को क्या नाम देंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले वेक्टर के बारे में एक चीज देख लो कि हम इस एक्सरसाइज में जो भी वेक्टर पढ़ेंगे ना, जिस भी वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअली फ्री वेक्टर होगा। फ्री वेक्टर का मतलब होता है किसी वेक्टर को उसके पैरेलल हम लोग मूव कर सकते हैं, बस उसके मैग्नीट्यूड को मेंटेन करना। पैरेलली मूव किया तो डायरेक्शन ऑलरेडी मेंटेन हो गया, और अगर हमने उसके मैग्नीट्यूड को मेंटेन कर लिया तो वो फ्री वेक्टर होता है। तो मेनली अपने को फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ना है। कोई वेक्टर अगर ये वेक्टर है हमारा, तो इसको इसके पैरेलल कहीं भी मूव करवा दें, ठीक है, बस डायरेक्शन पैरेलली मूव का डायरेक्शन तो मेंटेन है ही, कहीं भी मूव कर दो मैग्नीट्यूड को मेंटेन करते हुए, तो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, तो अपने को सिर्फ फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ना है, फ्री वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर में है जीरो वेक्टर। ठीक है, दिस इज जीरो वेक्टर। ठीक है, अब ये जीरो वेक्टर क्या बोलता है, जीरो वेक्टर इसके नाम से ही आपका क्लियर है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। तो
ऐसे लिखो, वेक्टर हैविंग zero magnitude is called जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एरो दे दो, मतलब मैग्नीट्यूड इज जीरो, जीरो वेक्टर। इसमें एक ये भी बोलते हैं कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कुछ है नहीं, लेंथ कुछ होगा नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, देखो ए से स्टार्ट हुआ, ए पे ही खत्म हुआ, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। बी वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर है। और अगर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन की बात करो तो इसका डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं होता है, कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे लिखो, जीरो वेक्टर can have any direction। इसका डायरेक्शन डिफाइन है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ ये वेक्टर है, डायरेक्शन होता है बट क्या डायरेक्शन होगा ये फिक्स नहीं रहता, क्योंकि उसमें कुछ मैग्नीट्यूड नहीं है। जैसे जीरो वेक्टर। सेकेंड है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही क्लियर है, यूनिट मैग्नीट्यूड विल बी वन। तो इसमें लिखो, वेक्टर having magnitude 1 is called unit vector, ठीक है, यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि अगर आपको एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और इसका अगर बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप वेक्टर यूनिट वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए पे ऐसे। ठीक है, वेक्टर ए का ये यूनिट वेक्टर है। चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए कैप है, ये एक्चुअल में क्या होगा, वेक्टर ए, डायरेक्शन तो वेक्टर ए का ही होगा, बट मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय मॉड ए। ये कई बार आपको काम आता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ये वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन वही होगा ए कैप का भी डायरेक्शन, बस मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो डिवाइड बाय वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट है इसमें कोइनिशियल वेक्टर्स, थर्ड टाइप बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स नाम से ही लग रहा होगा, कोइनिशियल वेक्टर्स, टू और more than two or more than two vectors are said to be co-initial vector, are said to be co-initial vectors if
they have same initial point. If they have same initial points. मान लो ये वेक्टर ए है, ये ओ, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। वेक्टर ये देखो, ये इसको वेक्टर बी मानो, इसको वेक्टर ए मानो, इसको वेक्टर सी मानो। क्या हो? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट के बारे में कोई कमेंट नहीं, इनिशियल पॉइंट शुड बी सेम। को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। फोर्थ टाइप में है को इनिशियल, तो हो गया को इनिशियल वेक्टर। अब अपने को कोलिनियर वेक्टर के बारे में देखना है। कोलिनियर वेक्टर्स, इसमें क्या बोल रहा है कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी are said to be collinear vector, are said to be collinear vector if they are parallel to the same line. ठीक है, if they are parallel to the same line. दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे अगर वो पैरेलल टू द सेम लाइन। एक ये लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल आपका ये लाइन, इस सब के सब बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। देखो इसमें क्या है, पैरेलल मान लो ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है, ये एल लाइन है, ठीक है। अब इसके पैरेलल ये सब लाइन है, इसका डायरेक्शन मान लो ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, डायरेक्शन कुछ भी रहे, मैग्नीट्यूड भी सबका सेम नहीं है, फिर भी इसको कोलिनियर वेक्टर बोले, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट वो किसी लाइन के या किसी वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए सबके साथ। इसको क्या बोलेंगे, कई बार इसको पैरेलल वेक्टर भी बोला जाता है। कोलिनियर वेक्टर, अगर इस पैरेलल वेक्टर में अगर मान लो कि जैसे ये और ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसको लाइक वेक्टर भी बोला जाता है। दोनों अगर ऑपोजिट है, इसको अनलाइक वेक्टर भी बोला जाता है। उतना भी नहीं करना है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसके आगे आता है इक्वल वेक्टर। नाम से ही क्लियर है, इक्वल वेक्टर ये होगा आपको 5, टाइप 5 क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल होंगे, ठीक है, ऐसे लिख लो, टू वेक्टर्स are said to be equal vector if they have
same direction, if they have same direction and same magnitude, if they have same direction and सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, तो उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अगर कोई ये बोल रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स, देन वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। अगर ए और बी इक्वल वेक्टर है तो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी लिख सकते हैं। एक और है आपका, काफी काम आता है ये, कई बार बोलेंगे दो वेक्टर इक्वल है, एक्स वाई और की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नाम से ही क्लियर है, वेक्टर का नेगेटिव। ठीक है, इसमें लिखो ए वेक्टर इज कॉल्ड, ऐसे लिखो ए वेक्टर, ए वेक्टर whose a vector whose magnitude is same as the given vector, but direction is opposite, जैसे एक ए बी वेक्टर है एंड बी ए वेक्टर, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। ए से बी गया, यहाँ बी से, जैसे ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। वही अगर आपका ऐसा रहा, दिस इज ए, दिस इज बी, और बी ए वेक्टर मतलब क्या, बी टू ए, दिस वन इज बी ए वेक्टर। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट, इसको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। आप इसको ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी ए वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जरा देखते हैं, इसमें थ्योरी पार्ट इतना ही था, अब इससे कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं। क्या बोला, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तो लेंथ हो गया, डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये वेस्ट ऑफ साउथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि किधर से एंगल 30 डिग्री लेना, इसका बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रहे हैं आपको कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करना। पहले ये देख लो, दिस इज 40 किलोमीटर, क्या बोला 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये डायरेक्शन बताएंगे। आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, उसके ऑपोजिट साउथ, और राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, ईस्ट, और इस साइड वेस्ट। क्या बोला इसने, 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर किधर, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। जब भी इस टाइप का चीज हो, सबसे पहले क्या बोला, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, सबसे पहले साउथ के डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और यहां से क्या बोला 30 डिग्री वेस्ट, यहां से 30 डिग्री मूव करो, दिस वन, ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ये वाला पॉइंट P होगा,
और ये हो गया आपको 40 किलोमीटर और ये डायरेक्शन बता दो। ठीक है, वेस्ट टू साउथ तो साउथ पहले जाएंगे, फिर वहां से जितना एंगल बोला उतना एंगल, वेस्ट तो वेस्ट, ईस्ट तो ईस्ट की तरफ बढ़ जाना है। बाकी एग्जांपल भी ऐसे ही कुछ, चलो देखते हैं बाकी क्या है आपके। क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। कुछ आपको क्वांटिटी गिवन है, इसके बारे में बताना है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। 5 सेकेंड टाइम में स्केलर होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये भी स्केलर होगा। ऐसे एग्जांपल है। अब बाकी एग्जांपल कुछ खास है नहीं, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहले बोला रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। चलो यहाँ से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। एक्सरसाइज 10.1, पहला क्वेश्चन क्या बोला, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करना, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाओ। ऊपर की तरफ कितना होगा, नॉर्थ, नीचे कितना होगा, साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सबसे पहले नॉर्थ जाओ, फिर यहां से 30 डिग्री ईस्ट इधर मूव कर जाओ। ये एंगल आपके 30 डिग्री और ये पूरी लेंथ आप कितना बोलोगे, 40 किलोमीटर। इस पॉइंट को बोल दो, ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। चलो इसको तो ओरली कर लेंगे। क्या बोला है, कुछ मेजर गिवन है, कुछ क्वांटिटी गिवन है, इसके बताना स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो सबसे पहले 10 केजी, 10 केजी क्या है, मास, स्केलर। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, देखो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे दिया, तो ये क्या होगा, वेक्टर। 2 मीटर होता तो सिर्फ स्केलर होता, बट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, इट मीन दिस इज वेक्टर। थर्ड देखो 40 डिग्री, ये क्या है, स्केलर। 40 वाट, ये भी स्केलर। 10 टू पावर -19 कॉलम, ये भी स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, दैट इज वेक्टर। थर्ड देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर। डिस्टेंस, स्केलर। फोर्स, डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर। वेलोसिटी, वेक्टर। वर्क डन, स्केलर। फिजिक्स का पूरा है। फिर क्या बोला, इन द फिगर 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, कोइनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। चलो इसको भी ओरली कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्क्वायर, ये वेक्टर, ये देखो इधर डायरेक्शन है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर सी का डायरेक्शन देखो इस साइड है, वेक्टर डी का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर जिसका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम, वेक्टर ई एंड डी, देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। इक्वल वेक्टर, इक्वल कौन है, ये देखो ए और सी होगा, ए एंड सी। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन भी वही है, स्क्वायर है ना, दोनों का लेंथ भी सेम होगा। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो मतलब पैरेलल टू अनदर लाइन, ये लाइन किसी के पैरेलल होगा, ये लाइन भी किसी के पैरेलल होगा, बट नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब क्या, डायरेक्शन अलग होना चाहिए, तो ए एंड सी होगा, क्योंकि बी और डी देखो सेम डायरेक्शन भी है। क्या बोला इसने, नॉट इक्वल, तो ये होगा
ए एंड सी, इसका डायरेक्शन अलग, ये इधर और ये इस साइड। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एन माइनस ए आर कोलिनियर, वेक्टर ए एन माइनस वेक्टर ए, हाँ सिर्फ डायरेक्शन अलग है, कोलिनियर तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पैरेलल होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये देखो टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जरूरी नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, कोलिनियर वेक्टर में डायरेक्शन हो सकता है। एक इस जैसे ये वाला देखो, डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये फॉल्स है। टू वेक्टर्स, थर्ड देखो, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन या तो इधर या इधर, पैरेलल तो नहीं होगा ना, पैरेलल के बारे में कमेंट नहीं किया तो ये कोलिनियर नहीं होगा, फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, उसको इक्वल नहीं, इक्वल के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, यहाँ तो लाइक अनलाइक वाला केस आ जाएगा ना, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। पैरेलल वेक्टर लाइक और अनलाइक, तो लाइक को इक्वल ले सकते हैं लेकिन अनलाइक वाले को नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड अगर सेम, लाइक वेक्टर एंड सेम मैग्नीट्यूड तो इक्वल वेक्टर। सिंपली ये समझो कोलिनियर वेक्टर है, इक्वल होने के लिए डायरेक्शन को भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस में दो हो जाता है कोलिनियर वेक्टर में, एक लाइक अनलाइक, जैसे ये इधर और ये इस साइड, ये अनलाइक हुआ, दोनों सेम साइड तो लाइक, तो ये भी फॉल्स। इसके साथ एक्सरसाइज 10.1 ये आज यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2, इस एक्सरसाइज 10.2 में थोड़ा सा एडिशन, वेक्टर, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।